गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। 2 लेक्चर हमारे हो चुके थे। एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर था और दूसरे लेक्चर में हमने कैपलर्स के लॉ स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। और इसमें भी कैपलर्स के जो लॉ है वो उसके बारे में देखेंगे। और कैपलर्स के लॉ आपको हमने स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कैपलर्स का जो सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कैपलर्स ने 3 अलग अलग लॉज दिए थे, ठीक है ना। 3 डिफरेंट लॉज वर देयर एंड फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ, दिस कैपलर हैज डिफाइंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन विच दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो अर्थ है वो अपने सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उस रिवॉल्यूशन का जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा फर्स्ट लॉ है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका अर्थ है, अर्थ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है वो सर्कुलर ऑर्बिट ना होकर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट रिवॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे इलिप्स में क्या होता है, एक ये माइनर एक्सिस होती है सर्कुलर में, और इलिप्स में एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये मान लो आपका सर्कल है। तो सर्कल में क्या है, आपके पास जितने भी डायमीटर होंगे ये सारे डायमीटर हमेशा सेम होंगे, इक्वल डायमीटर होंगे, ठीक है ना। हर एक डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी, इक्वल होगी। लेकिन आपके पास ये जो इलिप्स है, इलिप्स के अंदर जो डायमीटर है 2 अलग अलग डायमीटर होंगे। इस बड़े वाले डायमीटर को मेजर एक्सिस बोलोगे, इस वाले डायमीटर को आप माइनर एक्सिस के नाम से बोलोगे, इसको माइनर एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अब मेन चीज ये है, इसके अंदर आपके सामने यहां पर इसके इलिप्स के दो फोकस होते हैं, ठीक है। सर्कल में एक सेंटर सिंगल सेंटर होता है, लेकिन इलिप्स में 2 सेंटर होते हैं, 2 फोकस होते हैं। इनमें से एक फोकस पे कौन है, सन है। इस एक फोकस पे यहां पर सन एग्जिस्ट करेगा और दूसरा फोकस यहां पर खाली रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। और अर्थ या जो प्लैनेट है वो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो जितना अर्थ है, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एक टाइप का इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से यहां पर अर्थ पूरे में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। All the planets revolve around the sun in elliptical orbit, and this is first law of Kepler. This is Kepler's first law. And now we will define second law. According to this second law, we can say this is a law of area. Law of area. Okay. This second law is defined by the Kepler according to area. Okay, according to this second law, law of area, according to this law, area swept by the position vector of planet to the sun sweep equal amount of area in equal amount of time. इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास सपोज ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक फोकस पर सन होता है यहाँ पे, ठीक है। और इस सन के बाद में ये जो आपके पास ये है अर्थ, ठीक है। फोकस यहाँ पे एक फोकस पे सन हो गया, और इसके और जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल जो इसकी ये रेडियस है, सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पे इसके ऑर्बिट में क्या होगा, अर्थ या कोई भी प्लैनेट होगा, ठीक है। तो सन से लेकर अर्थ तक हम एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। ये पोजीशन वेक्टर यहां पर ये है। अगर ये अर्थ यहां पर है तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अगर अर्थ यहां पर तो पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सन। इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन वेक्टर को। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी मैं आपको एक सिंपल रिवीजन के बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है, कि आपका सेकंड लॉ क्या है। इन दिस सेकंड लॉ, पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन स्वीप इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो देखो यहां पर अगर
ये जो एरिया वेक्टर है इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया कवर करेगा यहाँ से। ये जो एरिया जो स्वीप कर रहा है ये जो एरिया कवर कर रहा है ये क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया कंप्लीट करेगा, कवर करेगा, ठीक है। अब ये वाला एरिया अगर इक्वल करेगा तो इसके लिए ये आर्क ज्यादा कवर करना पड़ेगा, ज्यादा सरकमफ्रेंस कवर करनी पड़ेगी। जबकि इस साइड में अगर बात करें, सामने वाली साइड की बात करें तो इस सरकमफ्रेंस को कम कवर करेगा, लेकिन एरिया की जो वैल्यू है वो यहाँ पर उतनी की उतनी ही है। ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। अमाउंट ऑफ एरिया मस्ट बी सेम इन ऑल द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अगर हम बात करें मंथ्स में बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में जितना एरिया कवर कर रहा है नेक्स्ट मंथ में उतना ही एरिया कवर करेगा, फिर उससे नेक्स्ट मंथ में भी उतना ही एरिया कवर करेगा। ये जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंसेस हो सकता है कम या ज्यादा हो, जो आर्क की लेंथ है ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन टोटल जो एरिया होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हम कांस्टेंट प्रूव किया था, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में कांस्टेंट प्रूव किया था कि जिसके अंदर एरिया और टाइम का रेशियो क्या होना था, कांस्टेंट होना था, ठीक है ना। वहां पे 1/2 इसकी जो वैल्यू थी 1/2 L अपॉन m आई थी, तो 1/2 और m तो कांस्टेंट हो गया हमेशा। m क्या हो गया, मास ऑफ प्लैनेट हो गया, और ये क्या है L हो गया एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब कभी टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क तो है नहीं, तो ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों लास्ट लेक्चर में प्रूव किए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। ये वाला प्रूव कर दिया था, एक्सप्लेन मैंने दोनों कर लिया था। अब हमारे पास है थर्ड, जो थर्ड लॉ होगा दैट विल बी लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये हमें डेराइव करना है इस बात। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है, केपलर्स की ये दो लॉ है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ ऑफ एरिया, एंड नाउ दिस थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कह रहा है ये आपको देखना है। अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसको डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन बाय द प्लैनेट अराउंड द सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, खत्म करने के लिए जितना टाइम कंज्यूम करेगा वो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है आपके सामने, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो आपके पास ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट मान के, ठीक है। इस ऑर्बिट को कंप्लीट करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाने तक जितना टाइम कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड के लिए हमने लॉ दिया था, किसने, केपलर्स ने लॉ दिया था। उस केपलर्स के लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन डिफाइन टाइम टेकन और टाइम पीरियड ऑफ दिस प्लैनेट। तो इसके में देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ केपलर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट of this revolution around the sun is directly proportional to cube of distance of the planet from its sun, या इसके ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नॉट क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसके सेंटर से प्लैनेट की जो डिस्टेंस है इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास कोई भी एक
प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के इस क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एक प्लैनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट ये होगा F G इज इक्वल्स टू कैपिटल G M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल m प्लैनेट का मास है, ये सन का मास है, और r स्क्वायर सन से प्लैनेट की डिस्टेंस है। फिर हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द प्लैनेट या ऑन प्लैनेट्स। प्लैनेट्स पर सन का रिवॉल्यूशन, देखो जब भी सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होगी? सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। और ये अपनी ऑर्बिट में एक कांस्टेंट चक्कर लगाता रहे, यहाँ पर लगातार रिवॉल्व करता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? दोनों को एक दूसरे के इक्वल होना जरूरी है। तो आपके पास आएगा फॉर इक्विलिब्रियम क्या जाएगा? F G इज इक्वल्स टू FC, तो आपके पास आ जाएगा mv² अपॉन r इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। एक पावर से ये पावर कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, v² बचेगा। तो v² क्या हो जाएगा आपके पास? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r। ये क्या हो गया यहाँ पे? v² की वैल्यू हो गई। इसको आप यहाँ पर इक्वेशन 1 डाल दो। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी? ये टाइम, इसका पूरे को टाइम कंज्यूम करेगा, पूरे रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको हम टाइम पीरियड t से डिनोट करेंगे। और डिस्टेंस कितनी है इसकी? इसको यहां से लगातार रिवॉल्व करने के लिए डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई r। इसकी रिवॉल्यूशन सरकमफरेंस इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल पाथ कवर हो जाएगा। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू यहां से रखना है, ठीक है। और यहां से हम क्या करते हैं? पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि वहां पे स्क्वायर कर देंगे तो ये v² की वैल्यू रख सकते हैं हम, ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? t² इज इक्वल्स टू 4 पाई² r² अपॉन v²। इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर देखना आपको क्या है, ये t² इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यू वहां रख दो, तो 4 पाई² r² अपॉन v, v² की वैल्यू क्या जाएगा? gm इनटू r। ये इसके नीचे आएगा और जो सबसे नीचे वो फिर से ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास ये जो आने वाली वैल्यू है ये आएगी t² इक्वल्स टू 4 पाई² r³। ये r है ना, एक ऊपर जाके क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास आएगा gm। तो अब देखो 4 पाई² अपॉन gm, ये क्या है? ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ये सब के सब क्या आपके सामने कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? 4 पाई² ये तो नंबर हो गए, मैथमेटिकल नंबर हो गए, g यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, m मास ऑफ सन, सन का मास सभी प्लैनेट्स के लिए क्या है? सेम है। तो डिफरेंट, अब केवल वेरिएबल कौन है? r चेंज हो सकता है, अलग अलग प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस है वो सेम अलग अलग है। तो आप लिख सकते हो t² is proportional to r³। This is our complete radius, complete distance of the sun from planet, या
प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने जो थर्ड लॉ ऑफ केपलर है ये भी डिस्कस कर लिया है। तो ये केपलर्स के तीनों लॉ आपके ग्रेविटेशन के लिए काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की हेल्प से हम आगे, या इनको कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इस लेक्चर, अभी तक हमने 2 लेक्चर चैप्टर के किए हैं, एक इंट्रोडक्शन किया है। इन तीनों लेक्चरों को फिर से एक बार देख करके इनको बहुत अच्छे से रिवीजन करके इन फॉर्मूला डेरिवेशन को समझें। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।